हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक इंटरेस्टिंग एक्ट, दैट इज इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। तो अब तक हमने जितने भी एक्ट पढ़े हैं, चाहे वो फैक्ट्रीज एक्ट हो, पेटेंट एक्ट हो, या फिर रिसेंटली हमने ट्रेड यूनियन एक्ट करा है, जितने भी एक्ट पढ़े हैं, तो हर एक्ट को बनाने के पीछे, हर एक्ट को लाने के पीछे कोई ना कोई रीज़न था। हर एक्ट किसी ना किसी पर्पस की वजह से ही आया है ना। तो ऐसे ही ये एक्ट को लाने का क्या पर्पस था, क्या ऑब्जेक्टिव था, आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी कि ये एक्ट बनना चाहिए, सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं। तो इस एक्ट को लाने का जो पर्पस था, इसको हम लोग दो सिनेरियो से समझेंगे कि ये एक्ट क्यों लाना जरूरी हुआ। तो पहला सिनेरियो समझने से पहले मैं आपको एक लेमैन की लैंग्वेज में बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दूंगी। उसके साथ जब आप रिलेट करोगे तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल ये है कि मान के चलो मेरा एफबी पर एक कॉमर्स स्टडी ग्रुप है। क्लियर? अब मैंने आप स्टूडेंट्स को बोला कि आओ उस ग्रुप में ऐड हो जाओ, लेकिन उस ग्रुप की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो मैंने आपको पहले से क्लियरली डिफाइन नहीं करी। अब क्या हुआ कि एक स्टूडेंट ने उस ग्रुप में कोई कॉमेडी वीडियो शेयर कर दी। अब मैं उसके साथ आर्ग्यू कर रही हूँ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने इस स्टडी ग्रुप में एक कॉमेडी वीडियो शेयर कर दी। तो वो बोलेगा मैम मैंने तो ऐसे ही माइंड फ्रेश करने के लिए कि चलो स्टूडेंट से थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेंगे। मैंने कहा नहीं, ये अलाउड ही नहीं थी, नहीं डाल सकते थे ऐसे, तुम कोई भी एक्सटर्नल वीडियो या पोस्ट नहीं शेयर कर सकते थे। तो यहाँ पर वो क्या बोलेगा, फिर आप पहले बता देते। अब यहाँ पर ये बहस, जो ये आर्गुमेंट हुई है, जो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है मेरे और स्टूडेंट के बीच में, इसका कारण क्या था कि मैंने पहले टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियरली डिफाइन नहीं करी थी। तो अब आ जाओ, अब हम इस एक्ट को लाने के पीछे का जो पर्पस था उसका फर्स्ट सिनेरियो समझते हैं। कहीं ना कहीं आप इस एग्जांपल से रिलेट करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये पिंकू है, ये हमारे फर्स्ट सिनेरियो के एग्जांपल है। ये पिंकू है, ये बात तब की है जब ये एक्ट नहीं आया था, उस एक्ट से आने से पहले की बात है कि ये पिंकू है, इसको जॉब चाहिए थी। तो ये गया एबीसी इंडस्ट्री में। मान लो ये एबीसी एक फैक्ट्री है, ठीक है, ये यहाँ पर जॉब लेने गया, इसको नौकरी लग गई। अब यहाँ पर पिंकू को इतना पता है कि हाँ जी मेरे को एबीसी लिमिटेड में क्या है, नौकरी मिल गई है, मैं यहाँ पे काम करूँगा और काम के बदले में क्या है, मेरे को पैसा मिलेगा। बस इतना ही पता है इसको। क्योंकि उस टाइम पर क्या होता था, जो एम्प्लॉयर्स होते थे ना, वो अपने वर्कमैन को पहले से टर्म्स एंड कंडीशंस जो थी इनकी एम्प्लॉयमेंट की, वो क्लियरली डिफाइन नहीं करते थे। तो अब मान लो एक दिन इस पिंकू ने क्या करा, इसने ना 2 छुट्टियां ले ली, 2 हॉलीडेज कर ली। तो इसके एम्प्लॉयर ने क्या करा, इसकी पगार से पैसा कट कर दिया। अब ये पिंकू तो गया लड़ने, कहता ऐसा कैसे आपने हमारा पैसा कट कर दिया, ऐसे कैसे। तो एम्प्लॉयर बोला बिकॉज आपने छुट्टी करी, छुट्टी करोगे तो पैसा कटेगा। ये कहता फिर आपको पहले बताना चाहिए था ना। अब देखो इनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पर एम्प्लॉयर ने पहले से अपने वर्कमैन को क्या है, इनकी एम्प्लॉयमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो क्लियरली डिफाइन नहीं करी थी, पहले से कंडीशंस नहीं बता के रखी थी कि आप कब कब हॉलीडे ले सकते हो, कितनी लीव ले सकते हो, आपका प्रमोशन का क्या क्राइटेरिया रहेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब पहले क्लियरली डिफाइन नहीं करा था। सेकेंड सिनेरियो अब समझते हैं। सेकेंड सिनेरियो ये है कि ये देखो ये अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, ये अलग अलग इस्टेब्लिशमेंट्स हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस एक्ट के आने से पहले कोई यूनिफॉर्मिटी ही नहीं थी, मतलब हर कोई अपने हिसाब से, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रहा है। एक तो पहले से ही वर्कमैन को क्लियरली डिफाइन नहीं करते, दूसरा अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हर एस्टैब्लिशमेंट बना रहा है। तो इससे क्या होता था, मान लो पिंकू अब एबीसी इंडस्ट्री से हटकर ये XYZ इंडस्ट्री में जाता है, तो क्या होगा,
कहते हैं कि अगर क्या होता था, यूनिफॉर्मिटी ना होने की वजह से एक वर्कमैन अगर एक इंडस्ट्री से हटकर किसी दूसरे इंडस्ट्री में काम करने के लिए लग जाता है तो वहां पर उसको कंप्लीटली न्यू सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ गो थ्रू होना पड़ता था, क्योंकि कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। तो उस टाइम पर, इस टाइम पीरियड के बिटवीन 1944 टू 1946 के बीच एक लेबर कमेटी क्रिएट करी गई। इस कमेटी ने ये देखा कि भाई इन मैनेजमेंट और लेबर के बीच में, मैनेजमेंट और वर्कमैन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते क्यों हैं, आखिर कारण क्या है। तो उस लेबर कमेटी ने ये कारण पता लगाया कि पहली बात तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, हर इंडस्ट्री, हर इस्टेब्लिशमेंट अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहा है। दूसरा, ये एम्प्लॉयर्स जो है अपने एम्प्लॉयज को क्लियरली टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं बता रहे हैं, दैट्स व्हाई कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं। तो इस लेबर कमेटी ने फिर क्या सुझाव दिया, अब वो सुनो। इस कमेटी ने फिर ये सुझाव दिया कि एक ऐसा सेंट्रल लॉ, एक ऐसा कानून बनना चाहिए, कहते हैं जो एम्प्लॉयर्स के लिए ये मैंडेटरी कर दे, ये कंपल्सरी कर दे कि उनको पहले से एक लीगल ड्राफ्ट क्या है वो प्रिपेयर करना होगा। उस ड्राफ्ट में वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सप्लेन करे, उसको सर्टिफाइंग ऑफिसर से अप्रूव करवाए, और ताकि वर्कर्स को पहले से ही पता हो कि उनके एम्प्लॉयमेंट की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ताकि मैनेजमेंट और वर्कमैन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं वो मिनिमाइज हो सके। सो दैट्स व्हाई फ्रेंड्स ये एक्ट आया गया, ये एक्ट आया, ठीक है। तो आपको ओवरव्यू समझ में आ गया कि ये एक्ट लाने का पर्पस क्या था। तो इस एक्ट के आने से फिर क्या हुआ, सबसे पहले तो यूनिफॉर्मिटी आई। नंबर 2, इससे क्या हुआ, इंडस्ट्रियल पीस रहने लगा, अब शांति है क्योंकि झगड़े कम हो रहे हैं, आर्गुमेंट्स कम हो रहे हैं। और इससे फिर क्या हुआ, अब जो मैनेजमेंट और जो वर्कमैन है, पहले इनमें झगड़े होते थे लेकिन अब इनके जो रिलेशंस हैं वो आपस में सुधरने लगे, ठीक है, इनके बीच में एक आपस में हार्मनी क्रिएट होने लगी। तो ये इस एक्ट के आने से हुआ। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में वैसे तो इस एक्ट के 1 to 15 सेक्शंस हैं, हम कवर करेंगे सेक्शन नंबर 1 शॉर्ट टाइटल एंड एप्लीकेशन एंड सेक्शन नंबर 2 इंटरप्रिटेशन। सेक्शन नंबर 2 में हम इसके इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कवर करेंगे। आज निमोनिक्स के साथ बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये आज का सेशन, तो इसको एंड तक जरूर देखें। एंड अभी से वीडियो को लाइक कर दे अगर लाइक नहीं करा है तो चलिए बात करते हैं सेक्शन नंबर 1 की। तो कहते हैं दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज, इस एक्ट को क्या कहा जाता है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। और ये एक्ट लागू कहाँ होता है, ये होल इंडिया में, पूरे की पूरी इंडिया में ही अप्लाई होता है। हाँ, एक टाइम था जब जम्मू एंड कश्मीर में ये एक्ट नहीं लगना था, लेकिन फिर अमेंडमेंट हुई और अमेंडमेंट होने के बाद अब ये जो एक्ट है एक्सटेंड्स टू होल इंडिया। ओके, अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन क्या कहती है, फॉर एग्जांपल ये DEF इंडस्ट्री है, कहते हैं कोई भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, इस एक्ट के अकॉर्डिंगली इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट क्या होता है ये हम इसके सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशन में समझेंगे। अभी के लिए हम ये देखते हैं कि ये जो एक्ट है किस इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अप्लाई हो जाता है। मान लो ये DEF एक इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है, कहते हैं अगर प्रीसीडिंग 1 ईयर मतलब पिछले 1 साल में, मतलब 12 महीनों में किसी भी एक दिन अगर कहते हैं 100 और मोर वर्कर्स हो जाते हैं तो ये एक्ट क्या है, उस इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल वैसे जैसे हमने फैक्ट्री एक्ट में पढ़ा था ना कि विद पार 10 और मोर वर्कर्स किसी भी एक दिन, है ना, आपको याद आया वो पॉइंट। बस वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि पिछले, देखो अभी 2023 चल रहा है, तो प्रीसीडिंग ईयर, पिछला साल कौन सा हुआ 2022, तो पिछले प्रीसीडिंग ईयर में किसी भी एक दिन अगर 100 और मोर वर्कर्स हो जाते हैं इस इस्टेब्लिशमेंट में तो यहाँ पर ये एक्ट अप्लाई हो जाएगा। बट अगर फ्रेंड्स मान लो ये जो PQR इंडस्ट्री है इसमें अभी 100 वर्कर्स या उससे ज़्यादा वर्कर्स नहीं हुए हैं,
तो क्या यहाँ पर ये एक्ट अप्लाई हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, फ्रेंड्स अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो 2 मंथ पहले नोटिस देकर इस एक्ट की जो प्रोविजंस है ना वो इस इंडस्ट्री पर भी अप्लाई कर सकती हैं जिसमें अभी ये वाली कंडीशन को पूरा नहीं करा है। इतना समझ में आ गया आपको? फ्रेंड्स अब हम करते हैं डेफिनेशंस। आई नो आपकी बुक में सबसे पहले अपीलेट अथॉरिटी की डेफिनेशन दी होगी, क्योंकि एक्ट हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर का है तो पहले हम स्टैंडिंग ऑर्डर की डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि आपको एटलीस्ट पहले इसका मीनिंग तो क्लियर हो कि है क्या ये, ठीक है? फिर हम बाकी डेफिनेशंस करते हैं। और हाँ, वीडियो के एंड में इस एक्ट की जो डेट है ना 23 अप्रैल 1946 उसको भी हम लोग ट्रिक के साथ लर्न करेंगे, राइट? तो चलो अभी इसका सेक्शन देखो। सेक्शन 2 सब क्लॉज जी। तो इतना तो आप लोग भूलोगे नहीं, अब तक हम ये समझते आ रहे हैं कि जो डेफिनेशंस होती हैं वो सेक्शन 2 में होती हैं। हम लोग निमोनिक से क्या लर्न करते होते हैं? इनके ये सब क्लॉज। तो इसका सब क्लॉज क्या है? जी। इसको कैसे याद करना है आपने? स्टैंडिंग, स्टैंडिंग मतलब खड़े होना। तो अगर कोई बड़ा आदमी आया है तो हम क्या बोलते हैं? कृपया खड़े हो जाइए जी, कृपया खड़े हो जाइए जी। तो इसका सब क्लॉज क्या है? जी। क्लियर? अब इसका मीनिंग देखो कि ये स्टैंडिंग ऑर्डर होता क्या है। स्टैंडिंग ऑर्डर होता है, कहते हैं रूल्स ऑफ कंडक्ट फॉर वर्कमैन। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये कौन है? हमारा पिंकू। इसने ना एक फैक्ट्री खोली है, इसने ना एक ABC फैक्ट्री खोली है। अब नो डाउट इस फैक्ट्री में वर्कमैन भी काम करेंगे। तो जो वर्कमैन काम करेंगे, वर्कमैन जो काम करेंगे उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई जाएंगी ना कि वो किस हिसाब से काम करेंगे। तो कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर वो ऑर्डर्स होते हैं जो हमको ये बताते हैं कि जो वर्कमैन है वो किस हिसाब से काम करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस की किस टर्म्स एंड कंडीशंस पर ये लोग काम करेंगे। समझ में आया? वो होता है स्टैंडिंग ऑर्डर। अब इन स्टैंडिंग ऑर्डर में कौन कौन से मैटर्स इंक्लूड हैं वो देखते हैं, लेकिन उसको आप लोगों ने याद पता कैसे रखना है? जरा अपने स्कूल टाइम में चले जाओ, फिर आपको याद हो जाएंगे स्टैंडिंग ऑर्डर के बीच के सारे मैटर्स। चलो चलो अपने स्कूल में पहुंच जाओ, जिसका जो जो स्कूल था। हमारा स्कूल तो भाई DAV था तो हम DAV में चले, आपका जो स्कूल है वहाँ जो पहुंच जाओ। ये है हमारे इस्टेब्लिशमेंट के स्टैंडिंग ऑर्डर, ठीक है? तो चलो अपने अपने स्कूल में पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स अब स्टैंडिंग ऑर्डर के मैटर कैसे लर्न करने हैं? कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर वो टर्म्स एंड कंडीशंस बताते हैं कि वर्कमैन ने किस हिसाब से काम करना है, किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर काम करना है। तो स्कूल में क्या होता है कि ये हमारे स्कूल का एडमिशन प्रोसेस है कि इस तरह से स्टूडेंट की एडमिशन होगी। स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या बताया जाएगा? रिक्रूटमेंट प्रोसेस। क्या बताया जाएगा? रिक्रूटमेंट प्रोसेस कि वर्कमैन को कैसे किस थ्रू कैसे रिक्रूट किया जाएगा। स्कूल में क्या करते हैं? बच्चों को सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली डिवाइड, उनको क्लासिफाई कर देते हैं कि ये मेडिकल स्ट्रीम का है, ये कॉमर्स का है, ये आर्ट्स का है। यहाँ पर क्या किया जाता है स्टैंडिंग ऑर्डर में? स्टैंडिंग ऑर्डर में ये बताया जाता है, वर्कर्स को इस तरह से क्लासिफाई किया जाता है कि ये परमानेंट वर्कर है, ये टेम्पररी वर्कर है, ये बदली वर्कर है, ये वर्कर है, ये वो वर्कर है। समझ में आई बात? स्कूल में क्या किया जाता है? 75% अटेंडेंस होनी जरूरी है। ऐसे ही स्टैंडिंग ऑर्डर में भी वर्कर्स की अटेंडेंस के बारे में बताया जाता है। स्कूल में आप लोगों को फाइन लगता है लेट आने पर। ऐसे ही अगर वर्कर लेट आया तो उसके साथ कैसा डील किया जाएगा, उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी या क्या फाइन लगेगा, ये सब कुछ भी स्टैंडिंग ऑर्डर में बताया जाता है। जब आप लोग स्कूल में थे, अगर कोई मिसकंडक्ट कर देते थे, कोई रूल स्कूल का वायलेट करते थे तो क्या होता था? अक्सर सुना होगा, अरे प्रिंसिपल मैम ने उस स्टूडेंट को क्या करा, सस्पेंड कर दिया स्कूल से। तो बस ऐसे ही स्टैंडिंग ऑर्डर में भी वो रूल्स बताए जाते हैं कि अगर आप ये रूल्स को वायलेट करते हो तो आपको क्या है, एस्टैब्लिशमेंट से सस्पेंड कर दिया जाएगा या फिर टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और स्कूल में क्या होता है? सोचो सोचो, आपको सब याद आ जाएगा।
हाँ, अगर आप लोग को छुट्टी स्कूल में पता होता है ना हमको कि ये दिन तो हमको छुट्टियां होनी ही है, जैसे कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, ठीक है, दिवाली पर हमको पता है ये दिन तो हमें छुट्टियां होनी ही है। ऐसे ही स्टैंडिंग ऑर्डर में भी ये चीज बताई जाती है कि इनके एस्टैब्लिशमेंट में किस किस दिन वर्कमैन को छुट्टियां होंगी, ठीक है। इसके अलावा हम लोग कभी अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ठीक है, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, अर्जेंट सिक लीव, कभी हम अर्जेंट लीव लेते थे, कभी हम सिक लीव लेते थे ना। तो बस जैसे स्कूल में होता था कि आप लीव ले सकते हो, ऐसे ही स्टैंडिंग ऑर्डर में भी बताया जाता है कि एक वर्कमैन कितनी लीव ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक साल में एक वर्कमैन को कितनी सिक लीव अलाउड है या कितनी पेड लीव अलाउड है वो ले सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, स्कूल के पॉइंट से ये सारे पॉइंट्स आपको फटाफट याद आ रहे हैं। अगर एग्जाम में इसके बीच के मैटर्स भूल जाए ना तो अपने स्कूल के दिनों में पहुंच जाना, सारे पॉइंट्स आपको याद आ जाएंगे, है ना, ठीक है। तो अब आप लोग समझ में आए आपको बात। इसके अलावा स्कूल में क्या था कि आपको कितनी फीस देनी है। अब स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या है कि आपको पेमेंट ऑफ वेजेस कैसे मिलनी है, कितनी मिलनी है, कितनी सैलरी मिलनी है, किस हिसाब से मिलनी है, आपके प्रमोशन का क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी है, ये सब कुछ क्या है स्टैंडिंग ऑर्डर में बताया जाता है। तो समझ में आया आपको कि स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है। वो ऑर्डर्स होते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि एक वर्कमैन को किस तरह से रिक्रूट किया जाएगा, उसको कैसे प्रमोशन किया जाएगा, किस टर्म्स एंड कंडीशंस पर क्या है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। हाँ, अगर किसी वर्कमैन को मान लो कोई प्रॉब्लम अराइज हुई है तो वो कैसे अपील कर सकता है, ठीक है, कैसे वो कितनी वो लीव ले सकता है, कब कब उसको हॉलीडे होगी, कितनी उसकी अटेंडेंस होनी जरूरी है, लेट होने पे क्या होगा, ये सब कुछ क्या है स्टैंडिंग ऑर्डर में बताया जाता है। तो आई होप अब स्कूल के दिनों में पहुंचने के बाद आपको स्टैंडिंग ऑर्डर कभी नहीं भूलेगा। सो चलिए अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन करते हैं। सेक्शन 2 सब क्लॉज ए अपीलेट अथॉरिटी। तो इसका सब क्लॉज ए कैसे याद रखना है आपको। ये अपीलेट कहाँ से है, ए से, अथॉरिटी ए से स्टार्ट होता है, तो इसका सब क्लॉज भी ए बाई ट्रिपल ए, ठीक है। तो ऐसे याद रह जाएगा आपको। अब इससे अपीलेट अथॉरिटी का काम क्या है, ये अथॉरिटी क्या करती है, जो अपील होती है ना, जो अपील हुई है उसको क्या करेगी, रिव्यू करेगी। भाई पहले सब देखेगी भी तो सही ना, सारा रिव्यू करेगी कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं, कैसे है, सबको क्या करेगी, अच्छे से रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद क्या है, ये अथॉरिटी अपना डिसीजन देती है। और इस अपीलेट अथॉरिटी को अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट करेगी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इसके पार्ट्स वगैरह सब कौन डिसाइड कर रहा है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अब नेशनल ट्रिब्यूनल, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सब क्या है, अपीलेट अथॉरिटी होती हैं। याद करो फिर से, नेशनल ट्रिब्यूनल, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, ये क्या है, ये अपीलेट अथॉरिटी होती हैं जो क्या करती हैं, अपील को रिव्यू करती हैं एंड अपना डिसीजन देती हैं। और इस अथॉरिटी को अपॉइंट कौन करती है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। क्लियर। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 2 सब क्लॉज सी, दैट इज सर्टिफाइंग ऑफिसर। इसका सब क्लॉज लर्न करना तो बहुत इजी है। देखो हमारा सर्टिफाइंग ऑफिसर सी से स्टार्ट होता है, इसका सब क्लॉज में क्या है, सी है, ये तो लर्न हो ही गया आपको। अब ये होता क्या है, तो ये एक XYZ इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री क्या करती है, लीगल ड्राफ्ट प्रिपेयर करती है, मतलब स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होती है, वो टर्म्स एंड कंडीशंस जिसके हिसाब से वर्कर को काम करना रहता है। तो कोड ऑफ कंडक्ट, सॉरी, वो जो स्टैंडिंग ऑर्डर है उसको ये इंडस्ट्री क्या करती है, सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास भेजती है उस ड्राफ्ट को। क्यों, अप्रूव करवाने के लिए। तो ये जो सर्टिफाइंग ऑफिसर है, अब ये देखेगा कि वो जो ड्राफ्ट है, वो जो स्टैंडिंग ऑर्डर है, अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, किसी तरह की कोई भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो वो ये सब देखने के बाद, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो इम्प्रूवमेंट हो जाने के बाद, सब देखभाल करने के बाद, जब वो उसको लगता है कि हाँ अब ये ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस स्टैंडिंग ऑर्डर को अप्रूव कर देगा। तो इन शॉर्ट सर्टिफाइंग ऑफिसर वो पर्सन होता है जो स्टैंडिंग ऑर्डर को सर्टिफाई करता है। तो लेबर कमिश्नर,
रीजनल लेबर कमीशन, ये कौन है? ये है सर्टिफाइंग ऑफिसर। पॉइंट टू बी नोटेड, इन दोनों के अलावा एनी अदर पर्सन, कहते अगर जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ना, वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देकर अगर किसी अनदर ऑफिसर को क्या करती है, अपॉइंट करती है, तो उसको भी सर्टिफाइंग ऑफिसर माना जाएगा। अब टाइम है हमारे ट्रिक का। तो इस लेबर कमीशन को, रीजनल लेबर कमीशन को, और इसको आपको लर्न कैसे रखना है, इस ट्रिक को सुनने के बाद ये तो आपको लर्न होगा ही, साथ में आपका थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, थोड़ा आप लोग भी चिल करोगे। तो लेबर कमिश्नर की शॉर्ट फॉर्म क्या है? एलसी। रीजनल लेबर कमीशन की शॉर्ट फॉर्म हमने क्या मान के चलनी है? आरसी। एंड क्योंकि गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ना अदर ऑफिसर को, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म जी। अब ट्रिक सुनो, एक पर्सन है, ये एक लड़का है, ये ना ऑफिसर बनना चाहता है। तो यूजुअली हम लोग देखते हैं कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना आरसी भी सॉल्व करने को आती है ना, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो हमने ये मान के चलना है कि इसने जो एग्जाम देना है ना, उसमें भी आरसी सॉल्व करने को आती है, और इसको है ना आरसी बहुत मुश्किल लगती है। तो इसका ये ना एक फ्रेंड है, ये पंजाबी फ्रेंड है इसका। तो पंजाबी फ्रेंड क्यों बोला वो आप समझो। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि ये ना ऑफिसर बनने के लिए एग्जाम देना चाहता है, उस एग्जाम में ना आरसी भी आएगी, लेकिन इससे आरसी सॉल्व नहीं हो रही। तो इसका जो ये पंजाबी दोस्त है ना, ये पता क्या बोलता है, कहता है यार लस्सी पी के चिल कर, चिल होने के बाद देख तो आरसी तेरे से सॉल्व कैसे होती है जी। कहता लस्सी पी के पहले चिल करो, फिर तुसी आरसी सॉल्व करो जी, देखना फटाफट आरसी सॉल्व होगी। ठीक है, तो मैं खुद पंजाबी हूँ, तो एक बार ये लाइन पंजाबी में हो जाए पंजाबी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये क्या है, ऑफिसर बनना चाहता है, ठीक है, तो इसका ऑफिसर बनना चाहता है। तो इसका पंजाबी दोस्त क्या कहता है? पंजाबी दोस्त कहता है यार तेरे को आरसी सॉल्व नहीं होंदी, एक काम कर, लस्सी पी के चिल कर, फिर आरसी सॉल्व करके देखो तुसी जी कितना फटाफट सॉल्व होंदी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस ट्रिक से आपका भी माइंड थोड़ा चिल हुआ, लस्सी पीने का मन कर रहा है तो जरूर पी लेना, ठीक है। और आई होप अब आपको ये याद रह जाएगा पॉइंट, एंड आप लोगों का माइंड भी थोड़ा फ्रेश हो गया होगा। तो चलो अब हम अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन समझते हैं। एक्शन टू सब क्लॉज डी, दैट इज एम्प्लॉयर। तो इसका सब क्लॉज आपको कैसे याद रखना है? एम्प्लॉयर ई से स्टार्ट होता है, ई से पहले क्या आता है? डी। तो इसका सब क्लॉज क्या है? डी। तो इसको आप समझो कि इस एक्ट के अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयर की डेफिनेशन क्या है, मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंगली कौन सा पर्सन है जिसको एम्प्लॉयर माना जाता है। सबसे पहले तो कहते एक ये XYZ इस्टेब्लिशमेंट है, ये वो इस्टेब्लिशमेंट है जो इस एक्ट के अंडर गवर्न है। तो वो इस्टेब्लिशमेंट जो इस एक्ट के अंडर गवर्न है, तो इस इस्टेब्लिशमेंट का कोई ऑनर भी होगा, तो इस इस्टेब्लिशमेंट का जो ऑनर होगा ना, उसको इस एक्ट के अंडर एम्प्लॉयर माना जाएगा। नंबर 2, हम लोगों ने फैक्ट्रीज एक्ट करा था, जिन बच्चों ने नहीं देखा वो भी फैक्ट्रीज एक्ट की प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, वो भी जरूर देखें, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वो भी हमने निमोनिक्स के साथ बहुत अच्छे से सारे एक्ट को कवर करा था, तो उसको भी जरूर देख लेना। तो फ्रेंड्स फैक्ट्रीज एक्ट जो है, फैक्ट्रीज एक्ट का सेक्शन 7 है। सेक्शन 7 में मतलब कहते हैं फैक्ट्री है, ठीक है। फैक्ट्रीज एक्ट में हमने फैक्ट्री के बारे में पढ़ा है ना, तो ये एक फैक्ट्री है। अब फैक्ट्री का कोई मैनेजर भी होता है, तो जो फैक्ट्री का मैनेजर होता है ना, इस एक्ट में फैक्ट्री के मैनेजर को भी एम्प्लॉयर माना गया है। नंबर 3, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस्टेब्लिशमेंट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस्टेब्लिशमेंट का कोई डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में इस पर्सन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट करा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एस्टैब्लिशमेंट के किसी डिपार्टमेंट में अगर कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी पर्सन को अपॉइंट करती है, तो जिस पर्सन को अपॉइंट करती है ना, उसको भी इस एक्ट में एम्प्लॉयर माना गया है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने किसी को अपॉइंट नहीं करा तो उस डिपार्टमेंट का कोई हेड तो होगा ना, तो उस डिपार्टमेंट का जो हेड होगा उसको इस एक्ट में एम्प्लॉयर माना गया है।
नंबर 4, अगर कोई नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है तो उस इंस्टीट्यूशन को जो पर्सन कहते हैं सुपरवाइज कर रहा है, जो उसको कंट्रोल कर रहा है, तो इस एक्ट में उस पर्सन को एम्प्लॉयर माना गया है। तो फ्रेंड्स, आप सोचोगे तो पहले से इतने टिक टुक लगे हुए हैं। एक्चुअली जब मैं शूट कर रही थी तो पीछे से इतना सारा एकदम से शोर हुआ कि मुझे कट करना पड़ा। तो ठीक है, तो अब इसको समझो। सेक्शन 2 सब क्लोज ई इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट को सबसे पहले तो कहते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। ये जब हम एक्ट करेंगे ना, इसके अकॉर्डिंगली इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिशमेंट क्या होती है हम तब समझेंगे, क्योंकि अभी हमने इसको इस एक्ट में इतना लंबा चौड़ा थोड़ा ना लिखना है कि इस एक्ट में ये इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन है। नहीं, हमने तो शॉर्ट में समझना अभी के लिए, तो शॉर्ट में समझो। तो मतलब कि कहते हैं वो सारी इंडस्ट्रीज जिसके ऊपर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 लागू होता है, वो इंडस्ट्रीज को इस एक्ट के अकॉर्डिंगली इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट माना गया है। नंबर 2, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के सेक्शन 2 सब क्लॉज एम के अकॉर्डिंगली जो फैक्ट्री का डेफिनेशन है, फैक्ट्री जिसको माना जाता है, तो उस फैक्ट्री को भी इस एक्ट के अकॉर्डिंगली इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में इंक्लूड करा गया है, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट माना गया है। इसके अलावा इंडियन रेलवे एक्ट 1980, इस एक्ट में सेक्शन 2 सब क्लॉज 4 के अकॉर्डिंगली जो रेलवे की डेफिनेशन है उसको भी इस एक्ट के अकॉर्डिंगली इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट माना गया है। इसके अलावा ये एक है एस्टेब्लिशमेंट XYZ, ये एक एस्टेब्लिशमेंट है ABC। ये जो ABC एस्टेब्लिशमेंट है ना फ्रेंड्स, इसका काम है वर्कर्स सप्लाई करना। इस XYZ का जो ऑनर है ना, ये क्या करता है, इस वाली एस्टैब्लिशमेंट से वर्कर्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर कर लेता है। मान लो इसको स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है तो स्किल्ड वर्कर्स मंगवा लेता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर कर लेता है। अनस्किल्ड चाहिए तो अनस्किल्ड हायर कर लेता है। तो कहते हैं ऐसे एस्टैब्लिशमेंट्स जो वर्कर्स को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर करती हैं, उन एस्टैब्लिशमेंट्स को भी इस एक्ट के अकॉर्डिंगली इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में इंक्लूड करा गया है। तो इतना सबको समझ में आ गया फ्रेंड्स। हाँ, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस एक्ट की जो डेट है वो हम वीडियो के एंड में लर्न करेंगे, तो चलिए अब वो लर्न करते हैं। अच्छा, इसकी डेट है 23 अप्रैल। देखो अक्सर पता क्या है, हमको ये तो याद रह जाता है फैक्ट्रीज एक्ट 1948, कंपनीज एक्ट 2013, हम ना ये भी याद आपको रह जाएगा, देखना 1946, तारीख भूल जाते हैं। तो वो तारीख कैसे याद रखनी है, तारीख है 23 अप्रैल। तो आपको कैसे याद रखना है, एक्ट क्या है, स्टैंडिंग ऑर्डर। क्या है, स्टैंडिंग ऑर्डर। तो इसको ना ऐसे देखो, सबसे पहले स्टैंडिंग आपने क्या मान के चलना है, कोर्ट है, एक कोर्ट है, तो कोर्ट के कटघरे में एक कटघरा इधर बना है, एक इधर बना है, दो लोग खड़ते हैं। स्टैंडिंग कितने खड़ते हैं, 2 लोग, एक इधर खड़ा है मुजरिम और एक इधर खड़ा है अपनी सफाई देने के लिए, ठीक है, एक इधर खड़ा है एक इधर खड़ा है, 2 लोग खड़ते हैं ना कटघरे में। एक तो मुजरिम है, एक जो आते हैं सबूत के तौर पर, कोई उसके खिलाफ बोलने आया है, कोई उसके साथ में बोलने आया है ना, 2 लोग आते हैं। तो 2 जज कितनी बार ऑर्डर करता है, जज क्या बोलता होता है, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, 3 बार बोलता है, 3। तो स्टैंडिंग ऑर्डर की तारीख क्या है, 23। स्टैंडिंग, 2 लोग कटघरे में खड़े हैं, जज ऑर्डर देता है, ऑर्डर 3 बार, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, इससे आपको 23 याद रह जाएगा। अब अप्रैल कैसे याद रखना है, देखो यार, पहले के लोग, पहले के जो एम्प्लॉयर थे कितने फूल थे, कितने फूल थे यार। एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज को पहले से बताते ही नहीं थे टर्म्स एंड कंडीशंस, फालतू में झगड़े बढ़ाए हुए थे बस, और तो कुछ नहीं। क्या थे वो लोग, फूल ही थे। तो हम लोग फूल किस मंथ बनाते हैं, अप्रैल में, अप्रैल फूल। तो आई होप इस ट्रिक से आपको इस एक्ट की तारीख जो है वो याद रह जाएगी जनाब, तो याद रह जाएगी ना, तो ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हुआ हमारा आज का सेशन कंप्लीट। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड ऐसे लोगों को मज़ेदार पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई डाउट हो तो बिना किसी झिझक के बड़े आराम से आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप चाहे इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, कहीं पर भी मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। जरूरी नहीं बस इस सेशन के रिगार्डिंग, आपको और भी जितने हमारे एक्ट्स हो चुके हैं, किसी में एक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको किसी लॉ के ऊपर, किसी एक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी उसके ऊपर वीडियो बनाने की। थैंक यू।